हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी। आज आपके लिए चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है इवोपोरेशन, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ और ही पॉइंट्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। क्लियर? सब कुछ आपको पता ही, जो भी चीज मैं बताऊंगा वो सब कुछ आप जानते हो। साइंस है, साइंस में सबको सब कुछ पता ही होता है। ठीक है, ओके। तो इवोपोरेशन की बात करते हैं। इवोपोरेशन का मीनिंग क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ अ liquid into vapor at any temperature below its boiling point. It's called evaporation. मीन्स उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जो वेपर का फॉर्मेशन हो, ठीक है, लिक्विड किस में चेंज हो? वेपर्स में चेंज हो, उसके बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। समझो नॉर्मली, ठीक है, कि लिक्विड है जो वेपर में चेंज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पता ही है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी थी मैंने कि जिस पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए? उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। वैसे एक तरह से इवोपोरेशन ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर का, किसी भी जगह से वाटर का निकलना, ठीक है, जिसके अंदर भी वाटर पार्टिकल इंक्लूड है, ठीक है, वहां से वाटर का बाहर निकल जाना, उसे क्या बोलेंगे? इवोपोरेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? सिंपल सी। ठीक है, मिस उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से भी लो टेम्परेचर पे, ठीक है, उससे बिलो अगर लिक्विड वेपर में चेंज होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? इवोपोरेशन। ओके, इवोपोरेशन अकर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मीन्स इवोपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मतलब कि अगर हमने कहीं पे वाटर लिया है, यहाँ पे इसमें वाटर फिल किया है मैंने, तो वाटर क्या होगा? वो अपर जो लेयर होगी वाटर की, सबसे ऊपर का जो लेयर होगा वाटर की, जो ऊपर की जो सरफेस होगी, वहां से क्या होता है? इवोपोरेशन होना स्टार्ट होता है। वहां से क्या होता है? इवोपोरेशन होना स्टार्ट होगा, इसीलिए उसे क्या बोला गया? सरफेस फिनोमिना है। कैसा है ये? सरफेस फिनोमिना। ओके, समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो उसके बाद कि सर इवोपोरेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से रीजन है, वो देख लेते हैं। क्या फैक्टर्स हैं उसके? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन, कि इवोपोरेशन कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है सरफेस एरिया। क्या? सरफेस एरिया। इवोपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, द escaping पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। किससे किसमें चेंज होते हैं? लिक्विड से वेपर स्टेट में, डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। किस पे डिपेंड होगा? सरफेस एरिया पे। देयरफॉर द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। क्या बोला उसने? अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो तो क्या होगा? इवोपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप सरफेस एरिया क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, तो इवोपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सर सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया? सरफेस एरिया का मतलब ऐसा है, ठीक है, अगर आप क्या करो, कोई भी एक छोटा सा कपड़ा ले लो, ठीक है, या फिर कोई बड़ा सा एक कपड़ा लेते हो आप, बड़े से कपड़े क्या करो? पानी में भिगो दो। क्लियर? और उस कपड़े को क्या करो? फोल्ड कर दो। पानी में भिगो दिया, उसे क्या कर दो? फोल्ड कर दो। और फोल्ड कर दिया तो क्या हो गया? वो कपड़ा भी इतना सा हो गया फोल्ड करने पे। ठीक है, आपने इतना बड़ा कपड़ा लिया कोई, उसको फोल्ड करके आपने इतना सा कर दिया। क्लियर? अब इसे सुखाओ। अब उसे क्या करो आप? इसकी कंपेरिजन, ये इसका पूरा सरफेस था, इसी कंपेरिजन इसके सरफेस को आपने क्या कर दिया? इसको फोल्ड करके छोटा कर दिया। ठीक है, अब इसे आप सुखा दो, तो इन दोनों में से एक कपड़े को आपने ऐसे खोल के सुखाया है, ऐसे ही पूरा कपड़ा खुला ही सुखा दिया, दूसरे को आपने क्या कर दिया? फोल्ड करके सुखा रहे हो। कौन सा जल्दी सूख जाएगा? कौन सा सूख जाएगा जल्दी? जो ओपन होगा। क्यों? कि ओपन होगा, उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो गया तो वाटर पार्टिकल वहां से क्या होंगे? इजिली रिमूव हो जाएंगे। इजिली रिमूव हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा? यहां से वाटर पार्टिकल धीरे धीरे निकलेंगे। समझ में आ रही है इवोपोरेशन? इसीलिए क्या होगा? सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज करते हो तो इवोपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम चाय पीते हैं, है ना?
चाय क्या करते हैं, कप के अंदर है, नीचे सॉसर रखते हैं, सॉसर के अंदर मैंने चाय डाला तो उसमें जल्दी ठंडी हो जाती। क्यों? कप इतना सा था, इतनी सरफेस थी कप की, सॉसर की इतनी सरफेस, ठीक है। तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या होगी, चाय जल्दी ठंडी होगी। अब समझ में आई बात, ठीक है, कि सरफेस एरिया इंक्रीज करोगी तो ये ऑपरेशन क्या होगा, वहां से इंक्रीज हो जाएगा, और ये ऑपरेशन इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। समझ में आई बात, ठीक है। यहां पे ऐसे एग्जांपल लिया मैंने, वी स्प्रेड वेट क्लॉथ फ्रॉम ड्राइंग, स्प्रेड वेट क्लॉथ इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज एंड वेट क्लॉथ गेट ड्राइड इजीली। ठीक है, अपनी मम्मी जो भी कपड़े वपड़े धोती है उसे क्या ऐसे ही इकट्ठा करके तो नहीं सुखा देती है ना, उसको क्या करती है, अच्छे से स्प्रेड करती है फिर सुखाती है। स्प्रेड करने का रीजन क्या हुआ, सरफेस एरिया उन्होंने इंक्रीज किया, और स्प्रेड करके सुखाएंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो क्या हो जाए, उसके अंदर से वाटर पार्टिकल जल्दी निकल जाएंगे, मींस इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब समझ में आ गई बात, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब चलो सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ पार्टिकल विद लार्ज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड दे escape फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट ओवरकमिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस उनके जो फोर्स था, एनर्जी बढ़ते ही, टेम्परेचर बढ़ते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगी, वाटर पार्टिकल की बाहर निकलने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। ठीक है, क्या है, वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर इन द आफ्टरनून सनशाइन। सही है ना। क्या होता है, जब दोपहर में बहुत तेज धूप होती है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो हमने जो बाहर जो कपड़े सुखाए होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स फंसा हुआ था वो क्या होता है, टेम्परेचर मिलने से काइनेटिक मोशन में आ जाता है। काइनेटिक मोशन मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो गर्मी बढ़ी तो पार्टिकल का भी मूवमेंट बढ़ा तो वाटर पार्टिकल वहां से रिमूव हो जाता है। मैंने ये ऑपरेशन यही तो बताया। ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से वाटर पार्टिकल का बाहर निकलना। समझ में आई बात, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये ऑपरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगी तो ये ऑपरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट है अपने पास। थर्ड पॉइंट क्या है, ह्यूमिडिटी। सर ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर। मॉइस्चर, क्लाइमेट के अंदर मॉइस्चर अगर प्रेजेंट हो, वाटर वेपर्स अगर प्रेजेंट हो तो उस क्लाइमेट को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे मॉनसून में देखते हैं हम लोग, बारिश के मौसम में क्लाइमेट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट क्लाइमेट में प्रेजेंट ही होते हैं, है ना। तो क्या होगा, वो जो वेटनेस है क्लाइमेट की, एयर की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ह्यूमिडिटी बोलेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। और देखो समझते हैं, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मींस वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ह्यूमिडिटी। ओके, द एयर अराउंड अस कंटेन वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। If the amount of water vapor in the air is high, it cannot contain more water vapor and hence the rate of evaporation decrease. Okay सर, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो बेटा, इसमें ऐसा होता है, अगर आपने कोई क्लोथ लिया, कपड़ा लिया, उसको धो के आप सुखा रहे हो और क्लाइमेट के अंदर क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मीन्स क्लाइमेट में ऑलरेडी वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा, क्लोथ में जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से, क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी मींस वाटर पार्टिकल ऑलरेडी ज्यादा होने की वजह से अपने क्लोथ में से वाटर पार्टिकल बाहर नहीं निकलते। समझ में आई बात। इसीलिए क्लाइमेट के अंदर पहले से ही वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हमने जो क्लोथ सुखाया है ना, वो क्या होगा, वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होने की वजह से क्लोथ में से वाटर पार्टिकल बाहर नहीं निकलते हैं, तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी से नहीं सूखेगा। बारिश के मौसम में देखो, ये क्लाउडी सीजन होता है ना, तो कपड़े सूखा तो बहुत टाइम लगता है उनको सूखने में, क्योंकि क्लाइमेट में ऑलरेडी क्या होता है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जिससे इजीली कपड़े नहीं सूखते। इसलिए क्या होगा, ह्यूमिडिटी अगर क्लाइमेट में इंक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी अगर क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है,
तो अपना जो इवोपोरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लाइमेट के अंदर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवोपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मींस वाटर पार्टिकल बाहर कम निकलेंगे, वाटर पार्टिकल बाहर कम निकलेंगे तो इवोपोरेशन भी कम हुआ ना, है ना। ओके, देखो एग्जांपल, वी प्रेस्पायर ऑन अ हॉट डे, प्रेस्पिरेशन evaporate into the atmosphere. If the air is more humid, sweat cannot evaporate and we feel uncomfortable, है ना। क्या होता है कि हॉट डेज जब होते हैं तब क्या होता है, पसीना ज्यादा होता है ना। पसीना ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में भी क्या हो रहा है कि एयर कैसी ह्यूमिड एयर है। बारिश के मौसम में भी गर्मी लगती है हमें, है ना। तो जब गर्मी होती है तो देखना कि वो गर्मी चिपचिपी सी अजीब सी लगती है कि वो जल्दी से क्या नहीं होता है, सूखता नहीं है। तो हमें क्या होता है, अनकंफर्टेबल, कपड़े के लिए अनकंफर्टेबल फील होता है हमें, है ना। क्योंकि अपनी बॉडी में जो स्वेटिंग हुई वो स्वेटिंग क्या है, बाहर क्लाइमेट में नहीं जा पा रहा, क्योंकि क्लाइमेट में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ओके, समझ में आई बात। हाँ, अब चलते विंड। द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। मींस विंड स्पीड आप इंक्रीज करोगे, है ना, तो इवोपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। कैसे हुआ ये, देखो कोई भी कपड़ा सूखा होगा उसमें से ज्यादा हवा निकलेगी तो क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी का मौसम है, गाड़ी पे क्या रुमाल क्या करते हैं, हम पानी में भिगो देते हैं। ओके, या भीग गया, अब बोले भाई हमें जल्दी बाहर जाना है, या फिर कोई बात, चलो गर्मी का मौसम नहीं, नॉर्मल डेज भी होते हैं अपने, तो रुमाल क्या हो गया भाई, गीला है, सूखा नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी पे जा रहे होते हैं, एक गाड़ी आगे चला रहा है, हम पीछे से रुमाल क्या करते हैं, पकड़ के भी बैठ जाते हैं ऐसे ओपन करके। तो क्या होता है, एयर की वजह से क्या होगा, एयर आती गाड़ी बैठते तब, है ना। तो एयर की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स थे, वाटर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाते हैं। किसकी वजह से, विंड की स्पीड की वजह से। और वाटर पार्टिकल अगर रिमूव हो गया तो क्या हो जाएगा, इवोपोरेशन ज्यादा हो गया तो रुमाल जल्दी सूख जाता है। एग्जाम्पल समझ में आ रही बात, ठीक है। सिंपल सा है, इवोपोरेशन नॉर्मली क्या बोलेंगे कि वाटर पार्टिकल का किसी भी थिंग में से बाहर निकलना, वो इवोपोरेशन होगा नॉर्मली। ओके, अब देखो, हाउ डज इवोपोरेशन कॉज कूलिंग। सर इवोपोरेशन कूलिंग कैसे देता है हमें। अब देखो, डॉक्टर के पास जाते हो तो आप, डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन लगाने से पहले स्पिरिट लगाता है वहां पे। कैसा लगता है स्पिरिट, कूल लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो हीट होती है उस हीट को क्या करता है, स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और धीरे धीरे स्पिरिट वहां से क्या हो जाता है, वो भी खुद भी इवोपरेट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए बॉडी के अंदर से उसने क्या किया, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, इसीलिए हमारी बॉडी का क्या होता है, वो पार्ट कूल फील होता है। ठीक है, अब देखो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपोरेशन, द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। क्या करता है, जो लिक्विड का पार्टिकल होता है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपोरेशन। ठीक है, एनर्जी को लूज करेगा, उसके बाद क्या होगा, हमें कूलिंग फील होता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। और वही एनर्जी क्या होती है, सराउंडिंग को कूल बना देती है। ठीक है, जैसे समझो इसको, अभी मैंने जो हैंकरचिप लिया था, रुमाल की बात की थी, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम क्या करें, रुमाल लिया, मैंने उसको भिगो दिया, और क्या करें, समर सीजन है, हम बाहर सो रहे हैं, अपने मुंह पे डाल के सो गया, तो क्या होगा, वाटर पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो हीट होती है वाटर पार्टिकल उसे एब्जॉर्ब करेगी, और जो सनलाइट आएगी अपने, तो क्या होगा, उससे सराउंडिंग में वाटर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। ओके, क्योंकि सनलाइट की वजह से वाटर क्या होंगे, उस हैंकरचिप में, उस रुमाल में से क्या होगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो अपने आसपास का जो क्लाइमेट होगा, नॉर्मली अपने फेस के आसपास का, वो कैसा रहेगा, कूल रहेगा, क्यों, वहां से वाटर पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल समझो मैं। ठीक है, अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जो प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, उसमें इस तरह से लीफ है, क्लियर, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें इस तरह से लीफ का फॉर्मेशन है। अब लीफ में क्या होगा, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर आएगी, सनलाइट यहाँ पे अपियर होगा, तो इसके अंदर ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्लियर,
इस टोमेटा में से क्या होता है कि इसके अंदर लीफ के अंदर जो वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट की वजह से क्या होगा, यहां से बाहर निकलता है, इवोपरेट होता है। क्लियर? इसीलिए आपने देखा होगा समर सीजन में हम जब किसी भी प्लांट के पास जाके बैठते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां की जो एयर होती है वो हमें कूल फील होती है। क्या फील होती है? कूल। ठीक है, गर्मी है उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि लीफ के अंदर से वाटर पार्टिकल बाहर निकला। ठीक है, और वही वाटर पार्टिकल क्या करता है, हमें कूलिंग फील करवाता है ना। इसलिए क्या होता है, इवोपरेशन भी हमें कूलिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर सपोज करो कि भाई बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है ना, और विंडो में से गरम गरम हवा आ रही, जिसे हम लू बोलते हैं, है ना। अब हमने क्या कर दिया, वो गरम गरम जो हवा आ रही थी विंडो में से, तो विंडो मैंने क्या कर दिया, कपड़ा लिया, उसको पानी में भिगो दिया, है ना, कॉटन या नॉर्मल कोई भी कपड़ा लिया। अब मैंने क्या किया, उस विंडो के आगे लगा दिया कपड़ा भीगा कोई। अब क्या होगी, जो बाहर से हॉट एयर आ रही थी और वो क्या करेगी, उस कपड़े से टकरा के अपने पास जो एयर आएगी वो कैसी होगी, कूल होगी। क्यों? क्योंकि जो हॉट एयर थी उसने क्या किया, वाटर जो पार्टिकल्स थे उसको वहां से बाहर निकाला, वाटर पार्टिकल ने उस हॉट एयर की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, वाटर पार्टिकल हमें क्या होता है, हमारे पास आएगा, और वो जो एयर होती है हमें कैसी फील होती है, कूल फील होती है। समझ में आई बात? ठीक है, ये ऑपरेशन क्यों कूलिंग करता है, क्लियर हुआ? ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, हम लोग समर में कॉटन क्लोथ ही क्यों पहनते हैं? सर ऐसा क्या होता है सर, कॉटन वॉटन का तो कुछ पता नहीं है सर, हमें तो जैसा फैशन आता है वैसा पहन के चले जाते हैं। स्टूडेंट लोग गर्मी में बस जैकेट वैकेट पहन के आते हैं। ठीक है, फैशन है सर, कौन कॉटन क्या क्या है, इतना कुछ होता नहीं है। रियल फैक्ट में कॉटन समर के अंदर पहना जाता है। क्यों पहना जाता है, उसका रीजन है, ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर्ड मोर। समर के टाइम में हमें पसीना ज्यादा होता है। ठीक है, पसीना ज्यादा होगा, ठीक है, तो कॉटन क्लोथ है पोर्स, तो कॉटन क्लोथ में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, सो दे एब्जॉर्ब स्वेट। जो पोर्स होंगे कॉटन क्लोथ के, वो क्या करते हैं, जो स्वेट जो पसीना हुआ हमें उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो दे द स्वेट इवोपरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्लोथ कॉजिंग कूलिंग, वी फील कूल। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ, समर सीजन है, गर्मी ज्यादा हो रही है, तो पसीना निकलेगा, तो वो क्या करे, कॉटन का जो कपड़ा होता है उसके बीच में स्पेस होता है, तो वो क्या करता है, उस पसीने को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही क्या होगा, एब्जॉर्ब करने से जो बाहर की जो हॉट एयर होती है वो वाटर के साथ क्या करेगी, टकराएगी, जो स्वेटिंग है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, कोलाइड होगा। अब क्या होगा, बॉडी के अंदर से जो टेम्परेचर, बॉडी की टेम्परेचर वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और बॉडी की टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे क्या होता है, वो सूख जाता है। ठीक है, बाहर का जो समर का टेम्परेचर है उसे वहां से क्या कर देगा, रोक देगा, क्योंकि वाटर वहां से क्या हो रहा है, इवोपरेट हो, जो प्रेस्पिरेशन हुआ हमें, ठीक है, जो स्वेटिंग हुई वो वहां पे क्या हो जाएगी, वहां से इवोपरेट होगी। इवोपरेट होने से क्या होगा, अपने कपड़े के आसपास है, जहां पे गीला पार्ट होगा वहां पे क्या होता है, हमें हल्का हल्का सा कूलिंग फील होती है ना। इसीलिए कॉटन क्लोथ पहना जाता है, क्योंकि पोर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इसे इजिली एब्जॉर्ब कर देता है, और वाटर की वजह से क्या होता है, जो स्वेट की वजह से क्या होगा, हमें थोड़ी सी नॉर्मली कूलिंग फील होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do we see water droplet on the outer surface of the glass containing ice cold water? अब ठंडा ठंडा पानी भर के आते हो तो देखना ग्लास के आउटर पार्ट के अंदर जो ग्लास होगा उसके आउटर पार्ट में देखना ऐसे कुछ वाटर ड्रॉपलेट जैसे बन जाते हैं इस तरह से, है ना। देखा होगा, नॉर्मली सबने फील किया है। ऐसा क्यों होता है, देखो, when very cold water is filled in a vessel, the water vapor present in air comes to contact with the glass. ऐसा तो नहीं होता कि सर ग्लास लीक है सर इसलिए क्या पानी ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसा है क्या, नहीं ना। और ग्लास में देखा होगा आपने, ग्लास अगर हाफ फिल किए तो आपको यहां तक की वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगे, यहां तक, बस इतना ही वाटर फिल है तो यहां तक ही दिखाई देगा। ठीक है, मीन्स आप वाटर जितना फिल करते हो उसके सरफेस के आउटर में वहीं पे वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं, और कहीं दिखाई नहीं देते। ओके, तो क्यों हुआ ऐसा तो है नहीं भाई लीक है सर इसलिए वहां से पानी बाहर निकल रहा हो, नहीं। क्लाइमेट की जो एयर होती है वो उस ग्लास से कांटेक्ट में आ रही है, ग्लास के कांटेक्ट में आ रही है, तो एयर को क्या करते हैं, एयर एक तरह की गैस है,
और गैस को जैसे हम लोग कूल करते हैं, गैस क्या हो रही है, इस ग्लास से टकरा रही है, तो गैस से ग्लास से टकराएगी तो क्या होगी, कूल होगी। तो कूल होने की वजह से गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इंटर कन्वर्जन देखा था हमने, ठीक है। मींस व्हाट, गैस क्या हो गया, कंडेंस हो गया। किससे, कोल्ड ग्लास से टकराते, इसलिए क्या होते हैं, गैस बाहर की तरफ टकराता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, मींस लिक्विड में चेंज हो जाता है। ओके, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, हेंस वाटर ड्रॉपलेट आर सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। समझ में आई बात, ठीक है। कि जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है उस ग्लास से टकराती है और गैस क्या होती है, कूल होने की वजह से किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसीलिए उसके सरफेस पे हमें ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं। ओके, एक कुछ लर्निंग क्वांटिटीज दी है, मेजरेबल क्वांटिटीज है और उसके यूनिट्स हैं, ये खाली आपको लर्न करना है, ठीक है, लर्न कर लेना है। इसमें देखो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर की क्या यूनिट होगी, केल्विन, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, के। ओके, लेंथ का मीटर, उसको कैसे लिखेंगे, एम। मास का किलोग्राम, उसे क्या लिखेंगे, केजी। वेट का क्या होगा, न्यूटन का एन। वॉल्यूम का क्या होगा, क्यूबिक मीटर, मींस मीटर क्यूब। डेंसिटी का क्या होगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किस तरह से लिखा जाता है वो ही बताएगा। प्रेशर का क्या होगा, पास्कल और पी। समझ में आई बात, ठीक है। ओके, अब देखते हैं केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। ओके, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसमें से, भाई केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कि न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी खाली हम लोग डेफिनेशन समझ लें, क्या करना है वो समझ लें, उससे हमें ज्यादा समझ में नहीं आता। न्यूमेरिकल लेने से हमें इजीली जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखो केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन क्या होती है, एसआई यूनिट है, किसकी, टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। लेकिन हम नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन भी मानते हैं, ठीक है। इस छोटे से पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, मतलब नेग्लिजिबल मान लेते हैं उसको। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, रिलेशन क्या है, ध्यान से देखो। ये रिलेशन केल्विन है, अगर सपोज करो क्वेश्चन के अंदर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है, डिग्री सेल्सियस दिया है और आपको पूछे भाई केल्विन बताओ, तो क्या करो, ये फॉर्मूला पुट कर देना। क्या करना है, केल्विन में अगर आपको लाना है तो केल्विन इज इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273। समझ में आई भी, सर केल्विन में फाइंड करना है, डिग्री सेल्सियस गिवन है तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस जगह वो वैल्यू रख दोगे और प्लस 273। मींस केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए प्लस करेंगे 273 से, ठीक है, प्लस करेंगे 273 से, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए करेंगे माइनस। मींस याद रखना, केल्विन को डिग्री सेल्सियस करना है तो प्लस करेंगे 273 से, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो माइनस करेंगे 273 से। समझ में आई बात, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ज्यादा अंडरस्टूड हो जाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे 300 केल्विन, कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस, किसमें चेंज करना है, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। तो केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए केल्विन आपको गिवन है, डिग्री सेल्सियस में करना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला, कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन, क्योंकि केल्विन आपको गिवन है। ओके, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273। ओके, तो अब क्या हो, केल्विन की जगह वैल्यू लिख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 माइनस 273, 300 माइनस 273 कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात, सिंपल है। अब इसमें भी सेम करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करो, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाए, केल्विन माइनस 273, केल्विन कितना दिया हमें, 573 माइनस 273 कितना हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 7 का 7 0, और 5 में से 2 गया तो 3, मींस 300 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही बात, सिंपल है। ओके, उसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्या दिया हमें,
कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही देख लिया करो भाई, कन्वर्ट बोला है, डिग्री से ऐसा कुछ नहीं बोला, डिग्री सेल्सियस दिया है और कन्वर्जन करने को बोला है, तो डिग्री सेल्सियस तो किस में चेंज कर दोगे, केल्विन में, तो केल्विन में चेंज करो। तो केल्विन का फॉर्मूला क्या हो जाए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, प्लस करना है, अब कितना है 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 5 और 3 892 मीन्स 298 केल्विन। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो यहां पे भी क्या लगाएं, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो जाएगा, 373 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 7 14 और 3 हो गया 6, क्या हो गया 646 केल्विन। समझ में आ रही बात, सिंपल है, समझ में आ गया। यहां से इतना किस तरह से सॉल्व करना है, क्लियर। अब देखो एक एमसीक्यू दिया है, वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देखो आंसर राइट आएगा कि नहीं, ठीक है। चलो पॉज करके सॉल्व किया, चलो अब करते हैं। देखो which of the following is the correct order of the converting 308 Kelvin, 329 Kelvin, 391 Kelvin into Celsius। सेल्सियस में चेंज करना है ना, किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। तो कैसे करोगी, 308 है, केल्विन में है, तो केल्विन को किस में चेंज करना, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है, केल्विन माइनस 273, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, केल्विन है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, क्या करूंगा मैं, केल्विन माइनस 273, तो केल्विन कितना हो गया, माइनस 273, ठीक है। माइनस कर दो कितना आएगा, 8 में 3 गया तो 5, क्लियर, 10 में 7 गया तो 3, तो कितना है यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस, किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। सेकेंड वाले में भी सेम करेंगे, क्या कर देंगे, 329 माइनस 273, 9 में 3 गया कितना होगा 6, क्लियर। बाद में क्या हो जाएगा, 12 में से 7, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया 56 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही बात। फिर नेक्स्ट है 391, तो क्या करेंगे, 391 में से किसको माइनस कर देंगे, 273 को, ठीक है। कितना आ जाएगा 8, यहां पे कितना हो जाएगा 1, यहां पे क्या हो जाएगा 1, मीन्स 118 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन राइट है, फर्स्ट क्या होगा 35, कहां है 35, ये रहा, इधर भी है। सेकंड है 56, ये रहा 56, बाद में मीन्स ऑप्शन इज राइट। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरे चैप्टर में जितनी चीजें आई थी सारी चीजें मैंने अच्छे से बता दी है। आराम से पढ़ो, पॉइंट लिख लिख के याद करो। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।